मॉर्निंग एवरीवन। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वैश्वीकरण। और अगर आप क्लास 12th में हैं तो सीबीएसई का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आपका 7th चैप्टर है। इसके 2 वीडियो लेक्चर जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उन 2 लेक्चर्स को ज़रूर देख लें, तभी आप इस लेक्चर सीरीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। और ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक उस पर मिल जाएगा। आप नीचे से उसको कॉपी करके वहाँ से वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। कल के लेक्चर में हमने ये जो राजनीतिक प्रभाव है इसको पढ़ लिया था। इसमें कोई डाउट है बेटा? राजनीतिक प्रभाव सभी को समझ आ गया? एक जरा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन के जो सकारात्मक विचार हैं उसमें ये बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण यानी कि वैश्वीकरण के कारण राज्य जो है वो मजबूत हुआ है। वहीं नकारात्मक साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर ये विचार निकल कर आता है कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण राज्य की जो क्षमता है, राज्य की जो शक्ति है उसमें कमी आई है। क्लियर है पॉइंट बेटा? आज हम शुरुआत करेंगे सांस्कृतिक प्रभावों से। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब भी हम इस तरीके का टर्म यूज़ करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव, तो इसमें भी हम राजनीतिक प्रभाव की तरह ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदुओं को देखेंगे ताकि आप सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में समर्थ हो। क्लियर है बेटा? फटाफट ये डायग्राम बना लेंगे। यहां पर पहले पॉइंट की बात करूं मैं जो कि पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, उसमें हम क्या देख सकते हैं कि सांस्कृतिक समरूपता बढ़ती है। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है? सांस्कृतिक समरूपता बढ़ती है। लिखेंगे बेटा इसे साथ ही साथ, सांस्कृतिक समरूपता का विकास। सांस्कृतिक समरूपता का विकास इसका मतलब क्या होता है अब ये जानते हैं। हम अलग अलग कल्चर को देखते हैं, समझते हैं और अडॉप्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? हम अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग सभ्यताओं को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसे अपनी संस्कृति में मिला लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक फेस्टिवल है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मनाती है। अब वैश्वीकरण के कारण क्या होता है? वो स्प्रेड होता है। जैसे हम मदर्स डे बनाते हैं, फादर्स डे बनाते हैं, चिल्ड्रंस डे बनाते हैं, तो ये भारत की सभ्यता नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है। हम तो अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से रोज़ प्यार करते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो क्या है, उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत बिजी होते हैं, तो वो एक दिन निकाल लेते हैं फादर्स डे, इस दिन हम अपने पिता को प्यार करेंगे। लेकिन आज आप देखिए भारत जो कि एक संस्कृति से भरा पूरा परिवार की तरह है, हमने भी वेस्टर्न फेस्टिवल्स को अडॉप्ट किया। तो इसी को क्या बोला गया है? सांस्कृतिक समरूपता। क्लियर है बेटा पॉइंट? कोई डाउट है इसमें? चले शाबाश। दूसरा देखेंगे यहाँ पर अगर हम नेगेटिव की बात करें, पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा। अब देखिए पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा क्यों मिल रहा है, हम ऐसा पॉइंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पश्चिम की जो संस्कृति है उसको तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों की संस्कृति या जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं उनकी संस्कृति को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा। आपने कभी न्यूज़पेपर में या कभी ऐसे न्यूज़ में ये सुना है कि अमेरिका में बनाया गया धूमधाम से छठ का त्यौहार, लेकिन हम इंडिया में धूमधाम से वैलेंटाइन डे बनाते हैं, पूरा वीक बनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जो पश्चिमी संस्कृति है उसको बढ़ावा मिल रहा है। क्लियर है बेटा? नेगेटिव में क्या लिखना है? शाबाश। दूसरा पॉजिटिव में लिख लेंगे खान पान के विकल्पों का बढ़ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे खान पान के विकल्पों का बढ़ना। अब देखिए खान पान के विकल्प हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं?
कि पहले क्या था, हम लोगों के पास वैरायटी नहीं थी, ऑप्शंस नहीं थे, हमारा कुछ लिमिटेड था, हम वो ही खाते थे और उसी में खुश थे और हम स्वस्थ भी थे। जैसे अगर हम भारत के खाने की बात करें तो ये जंक फूड नहीं था हमारा, हम तो क्या है चना खाने वाले लोग थे जिसमें हाईली प्रोटीन होता है, सत्तू पीते थे, दाल रोटी चावल खाने वाले थे, प्राकृतिक सब्जियां खाते थे, फ्रीज़र वाली चीज़ें नहीं खाते थे, ताज़ा तोड़ा बनाया खाया। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण अलग अलग संस्कृतियाँ जब मिलती हैं, अब हमारे पास देखो फूड के कितने सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास बर्गर है, आप लोगों का फेवरेट मोमोज है, चाउमीन है, और क्या है, डोसा, इडली, बस चिली पोटैटो। तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास हैं। अलग अलग देशों के, जैसे थाई फूड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किसी अफ्रीका का फूड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अमेरिका का बर्गर पेप्सी तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सकारात्मक पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं सांस्कृतिक प्रभावों में, कि खान पान के जो विकल्प है वो क्या हैं, बड़े हैं। अब देखिए नकारात्मक में क्या कह सकते हैं, दूसरे पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन की दुविधा। अब देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या दुविधाएं हो रही हैं। जब आप दो नाव में अपनी पैर रखेंगे तो क्या होता है, ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण भी ऐसा ही जो है वो हो रहा है, ना हम अपनी संस्कृति के पूरे हैं ना पश्चिमी संस्कृति के पूरे हैं। तो ये दुविधा जो है वो हमेशा बनी रहती है। क्लियर है बेटा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे सकारात्मक में संस्कृति को जानने और समझने का मौका। तीसरा पॉइंट लिखेंगे संस्कृति को जानने और समझने का मौका, समझने का मौका। अब देखिए इसके कारण क्या होता है कि विभिन्न देशों की जो संस्कृतियां हैं उनको हम जानते हैं और समझते हैं, और अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, किसी भी संस्कृति से सीख रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको वैश्वीकरण के कारण क्या है, विभिन्न देशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलता है। नकारात्मक में थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं भारतीय संस्कृति को हास। देखिए जहां एक और हम विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, विदेशी संस्कृति जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ थी, जो मूल्य थे, वो क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। आज हम अपने पिता को, अपनी माता को, बहन को हाय डैड, हाय मॉम, हाय पॉप, हाय सिस कर कर बात करते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं था। हम आदर करते थे अपने बड़ों का, पैर छूकर, वंदन कर कर, नमस्ते करके। लेकिन कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति को नुकसान हो रहा है। देखिए आप जितना भी जंक फूड खा रहे हैं उन सबसे आपके शरीर में कैंसर के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं। आप ये जो मोमोज खाते हैं इनको टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ डाला जाता है जिससे हमारी बॉडी में कैंसर होता है। और मैदा जो है वो अगर आप लिमिटेड मात्रा में खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है वो क्या होगा, थोड़े दिन सही रहेगा, उसके बाद आपकी जो पचाने की क्षमता है वो दिन ब दिन कम होती रहेगी। इससे आपका लीवर भी इफ़ेक्ट करता है। और जितनी भी फ्रीजन चीज़ें खाते हैं, जैसे जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं, आप देखेंगे ताज़ा कटा मीट आप खाते हैं उसका स्वाद अलग होता है, और अगर कोई चीज़ फ्रीज़ करके रखी हुई है उसका स्वाद जो है वो अलग होता है। तो संस्कृति में आप कई चीज़ों को देख सकते हैं, खान पान, आपका पहनावा। जैसे भारतीय पहनावे की बात करें तो जैसे मैंने कुर्ता पहना हुआ, तो कुर्ता पजामा जो है वो पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए साड़ी, सूट, इस तरीके की चोली, और जो राजस्थानी पहनते हैं चोली और घाघरा, इस तरीके का ड्रेसअप था। और आज देखिए हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, जितने फटे कपड़े उतने महंगे। अगर आप कपड़ों की बात करेंगे तो आज के टाइम पे जो सबसे पॉपुलर है, जो मैंने भी पहन रखी है, ये ब्लू जीन्स। आपके इस चैप्टर की शुरुआत इसी ब्लू जीन्स से होती है। तो ब्लू जीन्स की अगर आप हिस्ट्री पता करेंगे तो ये किस लिए बनाई गई थी, ये अमेरिका के कैदियों के लिए बनाई गई थी। अमेरिका में जेल में जो कैदी थे वो क्या करते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे। तो इसलिए एक ऐसा स्टफ बनाया गया जो ईजिली फाड़ा ना जा सके। और आज देखिए वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ड्रेसअप कोड में जीन्स जो है
वो आता है। खान पान, खिलौने, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम पूरे तरीके से वैश्वीकरण के चक्कर में फंस चुके हैं और इसी की वजह से हमारी अपनी जो संस्कृति है उसका ह्रास हो रहा है। ह्रास होना मतलब समझ रहे हैं, हमारी संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। क्लियर है बेटा? तो आप इस तरीके का अगर सवाल आता है कि वैश्वीकरण के कोई 2 सांस्कृतिक प्रभाव बताइए, तो आप सकारात्मक पूछा है तो सकारात्मक में से 2 लिख देंगे, और अगर नकारात्मक पूछा गया है तो आप नकारात्मक में से 2 लिख देंगे। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडर की तरफ, जो है आर्थिक प्रभाव। देखिए, आर्थिक प्रभाव में आपको कई सारी चीज़ों को समझना है कि कोई देश जब विकसित होता है, ग्रो होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट काम करते हैं, जिनमें से इकोनॉमी या आर्थिक प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है बेटा? इसमें भी आप उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पर भी हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदुओं को चर्चा करेंगे ताकि हम इजीली किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल हो। क्लियर है बेटा? चलिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। पहला सकारात्मक में लिखेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से इसे जानते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, और WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है? ये आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। क्या करती है? आर्थिक नीतियों का निर्माण। अब आर्थिक नीतियों का निर्माण होता है, इससे क्या होगा? किसी भी देश का विकास होता है। अगर हम कोई भी काम वेल प्लान्ड तरीके से करेंगे, पूरा उसको सोच समझ के प्लानिंग से करेंगे, तो वो काम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा इसेंशियली वर्क करता है। अगर हम किसी काम को अनप्लान्ड तरीके से करेंगे तो वो क्या होगा? वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी हमारे स्पोर्ट्स के 2 बच्चों ने कहा कि हमारे से भी हैवी बच्चे आए हुए थे, इसी वजह से हम प्राइज़ जो है वो नहीं कर पाए, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अगर ये रूटीन में प्रैक्टिस करें तो क्या होगा? ये उस चीज़ के लिए तैयार होंगे। तो कोई भी काम जब प्लान तरीके से किया जाता है तो वो अच्छा होता है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरे विश्व के लिए जो इकोनॉमिक मॉडल है, इकोनॉमिक डिज़ाइन है, वो कौन करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, जिससे कि सभी देशों का विकास हो। ऐसा हम सकारात्मक पॉइंट में समझ रहे हैं। क्लियर है बेटा? इसके नकारात्मक में पहला पॉइंट लिखेंगे पूंजी के प्रवाह से केवल विकसित देशों को लाभ। तो देखिए यहां पर जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो ज़्यादा किसको हो रहा है? विकसित देशों को हो रहा है। क्योंकि जो विकासशील देश हैं और जो अल्प विकसित देश हैं उनके लिए कोई काम किया ही नहीं जा रहा। ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO नीतियां बनाते हैं, ये इस तरीके की नीतियां बनाते हैं जिससे कि लाभ किसको हो? उनको ज़्यादा हो, यानी कि विकसित देशों को ज़्यादा हो। वो विकासशील और अल्पशील देश जो हैं उनको एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं, यानी कि सिर्फ जब तक वो उनके लिए यूज़फुल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और जब नहीं रहते तो टिश्यू पेपर में जैसे आप साफ करके उसको फेंक देते हैं वैसे ही वो उनको फेंक देते हैं। क्लियर है बेटा पॉइंट? दोनों में कोई डाउट? सकारात्मक में अगला लिखेंगे रोजगार के अवसर उपलब्ध। रोजगार के अवसर उपलब्ध कि भाई यहाँ पर हम देखा जा सकता है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें सकारात्मक पॉइंट में क्या कह सकते हैं कि जिस भी देश में वैश्वीकरण के कारण जो प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन मतलब इंडस्ट्री प्लांटेशन जो होता है, जब वहाँ पर लगाया जाता है, किसी इंडस्ट्री को लगाया जाता है, तो वहाँ पर रोज़गार के जो हैं वो नए अवसर जो हैं वो मिलते हैं, जिससे कि उस देश का भी विकास होता है। नकारात्मक पॉइंट में लिखेंगे धनी एवं प्रभावशील देशों का प्रभुत्व। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कोको कोला एक ब्रांड है, आप सभी को पता है, अमेरिकन ब्रांड है, ये भी आप सबको पता है। जिस भी देश में वो अपना प्लांट लगाते हैं, क्या उनकी ज़मीन होती है? जिस देश में प्लांट लगा रहे हैं उस देश की ज़मीन है। क्या वो अमेरिका से पानी लेके आते हैं कि भाई अमेरिका के पानी की पेप्सी बनेगी या कोला बनेगा?
नहीं। भारत का ही पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर हम भारत की एग्जांपल ले रहे हैं। जो उसमें शुगर कंटेंट होता है वो भी यहीं का होता है, प्लास्टिक भी यहीं बनता है, लेबलिंग भी यहीं होती है और बिकता भी यहीं है। यानी कि जितने सारे सोर्स हैं वो सब भारत के, लेकिन मुनाफे में लगभग 70% किसका? अमेरिका का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आर्थिक लाभ हमें थोड़े टाइम के लिए लगता है कि इससे रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं ये वो, लेकिन ज़्यादा मुनाफे में कौन रहते हैं? हमेशा धनी वर्ग रहते हैं या विकसित देश रहते हैं। क्लियर है बेटा पॉइंट? चलिए थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आर्थिक प्रभावों में सकारात्मक में नागरिकों को आर्थिक लाभ। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे नागरिकों को आर्थिक लाभ। इसके साथ साथ हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे कि जो देश की जीडीपी है, देश की जीडीपी है का विकास। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो सकारात्मक प्रभाव हैं उसमें कि नागरिकों को आर्थिक लाभ होता है। नागरिक जो अब किसी फैक्ट्री में काम करेगा उसको वेजेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जब उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो देश का जीडीपी अपने आप ही बढ़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे नकारात्मक वाले क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर लाभ केवल उन्हीं को होता है जो पहले से ही लाभ में है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो पहले से डेवलप है केवल उन्हीं को लाभ होता है, दूसरे लोगों को इस तरीके का लाभ जो है वो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एमएनसी की बात करते हैं, तो एमएनसी में कौन व्यक्ति काम कर सकता है? जिसको किसी दूसरे देश की लैंग्वेज आती है या वो इंग्लिश में फ्लुएंट है। इससे लोकल या घरेलू स्तर पर कोई अधिक लाभ नहीं होता है। अब जैसे कोको कोला की फैक्ट्री लगी, उसमें जॉब किसको मिलेगी? जो भाई इंजीनियर होगा या किसी तरीके की टेक्निकल नॉलेज उसके पास होगी। तो सामान्य लोगों को, समान नागरिकों को इसका कोई विशेष लाभ नहीं होता है। क्लियर है बेटा पॉइंट? नकारात्मक में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आयात प्रतिबंधों में कमी। यहां पर थर्ड पॉइंट क्या देख सकते हैं हम नकारात्मक में? आयात प्रतिबंधों में कमी। अब ये क्या होता है कि जितने भी विकसित देश हैं वो केवल एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे इंपोर्ट कुछ नहीं करते। बात समझ में आ रही है? कि वो अपना लाभ देखते हैं, वो भारत का कुछ नहीं खरीदते, वो भारत में अपना प्लांट लगाते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। तो यहां पर देखिए उनको क्या क्या मिल गया? इनको रिसोर्सेज मिल गए और प्लस एक बहुत बड़ी मार्केट मिल गई। चाइना और भारत के बीच में इतना ज़्यादा टकराव होता है, लेकिन चाइना फिर भी कभी पहल नहीं करता युद्ध की। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उसका जो सामान है वो इंडिया में बिकता है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इसका क्रिटिकली एवोल्यूशन करते हैं, ये नोट करके लिखना कि अब जो विकासशील देश हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? सुरक्षा कवच की। किसकी बात कर रहे हैं? सुरक्षा कवच। अब ये सुरक्षा कवच क्या है इसको समझ लेते हैं। सुरक्षा कवच का मतलब ये है कि अब इस तरीके की नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे कि विकासशील देश जो हैं और जो अल्प विकसित देश हैं उन्हें भी लाभ हो सके, क्योंकि उन्हें लाभ होगा तो क्या होगा? आगे वो भी अपना ग्रोथ कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? तो सुरक्षा कवच के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जितने भी विकसित देश हैं वो इस प्रकार की नीतियों को बनाएं ताकि सभी का विकास जो है वो संभव हो सके। ऐसी मांग जो है वो विकासशील देशों के द्वारा उठाई जा रही है, जिसे हम सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे सरकारें सामाजिक कार्यों से मुंह मोड़ रही है। जैसा हमने कल भी देखा कि जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? डेवलप कंट्री के द्वारा की जा रही है। तो सरकार का जो कार्य क्षेत्र है वैसे ही कम हो गया। तो जो सामाजिक कार्य हैं, जो जनहित कार्य हैं, जिससे सभी को लाभ होता है, इस तरीके के कामों से अब सरकारें जो हैं वो अपना मुंह मोड़ रही है, यानी कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्लियर है बेटा दोनों पॉइंट? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।